दोस्तों, दुनिया की सुपर पावर में गिना जाने वाला चीन आज हर तरफ से मुसीबत में घिरता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां उसकी पॉपुलेशन इंडिया से भी कम हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के चावल एक्सपोर्ट की वजह से वहां अलग राइस क्राइसिस चल रही है। अब एक और समस्या चीन के सामने आन खड़ी है। आज चीन बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए आइए जानते हैं। चीन के लिए साल कुछ खास नहीं गुजरा। अब चीन में प्रॉपर्टी सेक्टर क्रैश कर गया है, जिसकी वजह से चीन के बैंकों को $350 अरब का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में प्रॉपर्टी सेक्टर उसकी जीडीपी में बहुत बड़ी जगह रखती है, लेकिन पिछले कुछ महीने से चाइना में प्रॉपर्टी बिजनेस से लोगों का विश्वास पूरी तरह से टूट गया है। लिहाजा चाइनीज ऑफिशियल्स को गहरी उथल पुथल को रोकने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और अगर चीनी बैंक्स को $350 अरब का नुकसान होता है, तो सिर्फ चीन की बैकबोन नहीं टूटेगी, बल्कि चीनी इकोनॉमी पर मेहरबान कुछ छोटे देश भी पूरी तरह से परेशान हो सकते हैं, जैसे कि हमारा पड़ोसी देश। बता दें कि चाइना में रुके हुए प्रोजेक्ट्स की बढ़ती समस्या ने सैकड़ों हजारों होम बायर्स के भरोसे को कम कर दिया है। अब चीन के 90 से ज्यादा शहरों में लोगों ने बैंकों से जो लोन लिया है, उसे लोन चुकाने से इनकार कर रहे हैं और प्रॉपर्टी सेक्टर को बॉयकॉट कर रहे हैं। अब चूंकि लोग बैंक को लोन वापस नहीं कर रहे हैं, इसी के चलते कई चाइनीज बैंक्स बैंकरप्ट होने की कगार पर आ पहुंची हैं, और इस वजह से चीन को कम से कम $350 अरब का नुकसान हो सकता है, जो सीधे तौर पर चीन की जीडीपी को बुरी तरह से इम्पैक्ट करेगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ये चाइना के $56 ट्रिलियन के बैंकिंग सिस्टम को कितना इम्पैक्ट करेगा। आपको बता दें कि चीन में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोगों को अंधाधुंध लोन बांटे गए, और अब लोगों ने उस लोन को चुकाने से मना कर दिया है। इतना ही नहीं, लोगों ने घरों को खाली करना भी शुरू कर दिया है। अब साफ है कि बैंकों के पास पैसों की वसूली का कोई रास्ता नहीं बचा है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स, जो कि एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसके मुताबिक अपनी सबसे खराब सिचुएशन में चीन के बैंकों को 2.4 ट्रिलियन युआन यानी कि लगभग $356 बिलियन का बड़ा नुकसान हो सकता है। जबकि ड्यूश बैंक एजी ने जो चेतावनी दी है, उसके मुताबिक कम से कम 7% होम लोन खतरे में। फिलहाल चीन ने बैंकों की तरफ से अभी तक 2.1 अरब युआन का घाटा हो जाने की जानकारी दी है, लेकिन अंदाजा ये है कि आंकड़े इससे काफी ज्यादा हो सकते हैं, और चीनी बैंक झूठ बोल रहे हैं, जैसा कि वो हमेशा से करते आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग बिजनेस स्कूल में फाइनेंस के प्रोफेसर ने कहा है कि बैंक बीच में फंस गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर वो डेवलपर्स को प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में मदद नहीं करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा पैसे खो देंगे, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली उनसे सरकार को तो खुशी होगी, लेकिन वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में अपना जोखिम और भी ज्यादा बढ़ा लेंगे। यानी आगे कुआं और पीछे खाई। चाइना पहले से ही धीमी इकोनॉमिक ग्रोथ, कोविड लॉकडाउन से पनपी मुसीबतों और रिकॉर्ड तोड़ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट ने शी जिनपिंग की लीडरशिप एबिलिटी को सवालों से भर दिया है। लेकिन राजा तो राजा है, प्रजा चाहे भूखे मरे। आज इन्हीं सब कारणों से बीजिंग अपने फाइनेंशियल और सोशल स्टेबिलिटी को अपनी प्रायोरिटीज में सबसे ऊपर रखता रहा है। और अब तक जिन प्रयासों पर विचार किया गया है, उनमें मॉर्गेज पेमेंट पर छूट की ड्यूरेशन और डेवलपर्स को फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए एक सेंट्रल बैंक सपोर्टेड फंड बनाने की बात कही गई है। वहीं बैंक सरकार से किसी बड़ी खैरात की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि वो रियल एस्टेट सेक्टर में और कर्ज बांट सके। टेनेओ होल्डिंग्स के मैनेजिंग डायरेक्टर गैब्रियल वाइल्डो ने इस महीने एक नोट में कहा कि चीन की जीडीपी में रियल एस्टेट कारोबार सबसे ज्यादा शेयर रखता है, और किसी भी दूसरी इंडस्ट्रीज की तुलना में रियल एस्टेट ने जीडीपी में भूमिका निभाई है। वहीं पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के आंकड़ों के अनुसार मार्च के अंत में डेवलपर्स को 39 ट्रिलियन युआन बकाया मॉर्गेज और अन्य 13 ट्रिलियन युआन कर्ज थे। S&P ग्लोबल का अंदाजा है कि मॉर्गेज बहिष्कार के बीच इस साल घरों की बिक्री में 33% तक की गिरावट आ सकती है, जिससे संकटग्रस्त डेवलपर्स की तरलता कम हो जाएगी, और उनमें से ज्यादा डेवलपर्स के ऊपर डिफॉल्टर होने का खतरा मंडराने लगेगा। बिक्री के हिसाब से टॉप 100 डेवलपर्स में से 28 ने तो बॉन्ड पर डिफॉल्ट किया है या लेनदारों के साथ क्रेडिट एक्सटेंशन की बातचीत की है। आपको बता दें कि चीन की जीडीपी में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20% है, जो जून में 9.4% गिर गया है। बैंक की कमाई दांव पर है। सिटी ग्रुप एनालिस्ट ने जुलाई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल लगभग एक दशक में सबसे तेजी से फायदे की तरफ बढ़ने के बाद आज चाइना के लैंडर्स को एक चैलेंजिंग साल 2022 का सामना करना पड़ रहा है।
क्योंकि सरकार उन पर उनकी कमाई के पैसों से देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए दबाव डाल रही है। ऐसे में चाइना की रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत अच्छे से फंस चुकी है। आज वहां का रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट ग्रोथ 10% की फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, यानी कि साल 2022 में उनकी इनकम से लगभग 17% की गिरावट आ सकती है, जो कि चाइना की कमर तोड़ देगी। क्योंकि हाल ही में चीन फूड क्राइसिस से गुजर रहा है, ऊपर से वहां के लोगों पर कोविड की मार अलग पड़ रही है। अब ऐसे में चाइना खुद के हिस्से ताइवान से भी लगभग पीछे निकलता जा रहा है। बता दें कि चाइना ताइवान के बीच में काफी वक्त से दरार है, क्योंकि चीन मानता है कि ताइवान उसका हिस्सा है, लेकिन ताइवान इस बात से साफ इनकार करते आ रहा है। ऐसे में अगर चाइना और ताइवान की इकोनॉमी को कंपेयर करना शोभा नहीं देता, क्योंकि चीन 13.6 ट्रिलियन डॉलर्स के जीडीपी के साथ एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वहीं ताइवान की जीडीपी का साइज महज 585.8 बिलियन डॉलर्स है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, चीन लंबे समय से ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, जबकि ताइवान खुद को अलग इंडिपेंडेंट देश मानता है। अभी हम आपको ये बताते हैं कि आर्थिक लिहाज से चीन और ताइवान कहाँ ठहरते हैं, लेकिन यही अगर हम इन दोनों देशों की बात करें पर कैपिटा जीडीपी के मुताबिक, तो ताइवान चीन से मीलों आगे निकल जाता है। वहीं जियो रैंक के आंकड़ों के मुताबिक चीन की पर कैपिटा जीडीपी 9.8 हजार डॉलर्स बैठती है, जबकि ताइवान के मामले में आंकड़ा 25 हजार डॉलर्स हो जाता है। इससे साफ है कि परचेजिंग पावर पैरिटी को एडजस्ट करने के बाद चीन की पर कैपिटा जीडीपी 18,000 डॉलर्स हो जाती है, तो ताइवान के मामले में 53,000 डॉलर्स पर पहुंच जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि चाइना कितना बदहाल हो चुका है। लेकिन इसी जगह पर अगर हम अपने देश भारत की बात करें, तो भारत का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है। साल 2022 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पर कैपिटा इनकम महज 1,50,000 तक ही पहुंच पाती है, जो कि भारत सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। लेकिन चीन से अलग हुए ताइवान में चीन की तुलना में महंगाई भी कम है। बता दें कि चीन में अभी रिटेल इन्फ्लेशन की दर 2.1% है, तो ताइवान में दर महज 1.5% है। ताइवान में चीन की तुलना में बेरोजगारी भी कम है। चीन में बेरोजगारी की दर 4.4% है, जो ताइवान में 3.7% है। लेकिन अगर यही भारत की बात करें, तो भारत का हाल और बुरा है। भारत में बेरोजगारी दर 7.6% है। चीन के बारे में पूरी दुनिया को पता है कि वहाँ एक पार्टी की तानाशाही वाली सरकार की मैनेजमेंट है, जबकि ताइवान में डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू है। इसका असर बिजनेस से लेकर लोगों को मिलने वाली आजादी पर भी दिखता है। अगर यहाँ आंकड़ों की बात करें, तो ताइवान का इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 77.1 है, जबकि चीन के लिए ये महज 59.5 पॉइंट है। बिजनेस फ्रीडम इंडेक्स पर ताइवान का स्कोर 93.9 है, जबकि चीन का स्कोर 76.8 है। यानी कहीं ना कहीं सब सोच समझ कर ही चीन से ताइवान अलग हो गया, और ये जरूरी भी था। इसी तरह फाइनेंशियल फ्रीडम इंडेक्स और इन्वेस्टमेंट फ्रीडम इंडेक्स दोनों पैमाने पर ताइवान का स्कोर 60 है। वहीं चीन का इन दोनों पैमानों पर स्कोर महज 20 है। साल 2020 में ताइवान की जीडीपी लगभग 495.6 बिलियन डॉलर्स थी, जो आज करीब 700 बिलियन डॉलर्स हो जानी है। अगर ऐसा होता है तो ये 10 साल में करीब 40% तक की तरक्की होगी। ताइवान की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान सर्विस सेक्टर का है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का नंबर आता है। यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर भी ताइवान की इकोनॉमी में अच्छा खासा योगदान देते हैं। ताइवान को एक और बात खास बनाती है, ताइवान को दुनिया का सेमीकंडक्टर हब माना जाता है। दुनिया की जितनी बड़ी टेक कंपनीज हैं, लगभग सभी ताइवान से सेमीकंडक्टर खरीदती हैं। ताइवान की TSMC अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है, और एप्पल, क्वालकॉम, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, सोनी, एसस, यामाहा, पैनासोनिक जैसी दिग्गज कंपनियां उसकी क्लाइंट हैं। यही वजह है कि चाइना लगातार ताइवान को अपने अंदर लेने की कोशिश में है। लेकिन अब चाइना खुद को संभाल पाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हर तरफ से चीन की हालत खराब है। लेकिन फिर भी वो खुद को सुपर पावर घोषित करने में लगा हुआ है, जबकि कोविड की वजह से चीन की इकोनॉमी और वहां के लोगों की दुर्दशा हो चुकी है। दोस्तों, आपकी क्या राय है चाइना की इकोनॉमी को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जल्दी से जल्दी दबाएं, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।